हेलो बी ए सेकेंडरी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ नेचर ऑफ मनी, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब आप पढ़ेंगे ग्रेसम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मनी, मीनिंग, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था, जिसमें आपका मनी, मीनिंग, इसका फंक्शंस, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है। आज आपका ग्रेसम्स लॉ के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम लॉ के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहेंगे कि इस लॉ का नाम ग्रेसम्स लॉ क्यों पड़ा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी। उनके शासन काल में, उनके पूर्व में जिस शासक का शासन था, उन्होंने अपने राज्य में बहुत से घटिया सिक्कों को चलाया था। घटिया सिक्कों का प्रचलन एलिजाबेथ के पहले था। एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उनके शासनकाल में घटिया सिक्कों का प्रयोग किया जा रहा है, बुरी मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने राज्य में नए सिक्कों को जारी करा दिया और उन्हें लगा कि जनता बुरी मुद्रा का त्याग कर देगी, जो घटिया सिक्के हैं उनका त्याग कर देगी और अच्छी मुद्रा को अपना लेगी और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएगी। लेकिन नए सिक्कों को जारी करने के बाद भी जनता पुराने सिक्कों का ही प्रयोग कर रही थी और नए सिक्कों का संग्रह करने लगी। महारानी एलिजाबेथ ने इसका सर्वे कराया तो उन्हें इस बात का पता चला कि उनके शासनकाल में पुराने सिक्कों का ही प्रयोग किया जा रहा है, नए सिक्कों को लोगों ने संग्रह करके रख लिया है। एलिजाबेथ को इसका कारण समझ में नहीं आया। महारानी के एडवाइज़र थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र, आर्थिक सलाहकार सर टॉमस ग्रेशम थे। इन्होंने अपने सलाहकार टॉमस ग्रेशम को बुलाया और उन्होंने इसका कारण पूछा कि क्या कारण है कि हमने अपने देश में नई मुद्रा को जारी करा दिया है, अच्छी मुद्रा को जारी करा, नए सिक्कों को हमने जारी करा दिया है, इसके बाद भी हमारी जनता क्यों पुराने सिक्कों का प्रयोग कर रही है और नए सिक्के प्रचलन से बिल्कुल गायब हो गए हैं। इसका कारण क्या है। ग्रेशम ने उनकी सारी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि इस बात पे मैं विचार करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या स्थिति है। विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, महारानी एलिजाबेथ को कारण स्पष्ट किया कि जब अर्थव्यवस्था में दो मुद्राएं एक साथ प्रचलन में होती हैं, अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों एक साथ प्रचलन में होती हैं, तो हमेशा अच्छी मुद्रा प्रचलन के बाहर हो जाती है और बुरी मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होती है, रह जाती है। यही कारण है कि आपके राज्य से अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो गई है, लोग उसको संग्रह करके रखने लगे हैं और बुरी मुद्रा वर्तमान समय में प्रचलन में है। इन्होंने ग्रेशम का ये मानना था, अगर किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में प्रचलन में दो मुद्राएं एक साथ अगर है चलन में, अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा, तो हमेशा श्रेष्ठ मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है और बुरी मुद्रा प्रचलन में रह जाती है। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थॉट, according to this purpose, according to this theory, bad money drives good money out of circulation. इसी के अकॉर्डिंग बुरी मुद्रा हमेशा प्रचलन में रहती है और अच्छी मुद्रा हमेशा प्रचलन के बाहर हो जाती है।
ग्रेशम का ये मानना था जब अर्थव्यवस्था में दो मुद्राएं एक साथ चलन में होती हैं तो हमेशा अच्छी मुद्रा प्रचलन के बाहर हो जाती है और बुरी मुद्रा हमेशा प्रचलन में रह जाती है। या आप ये कह सकते हैं हमेशा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन के बाहर कर देती है। चूंकि ग्रेशम ने इस कारण को स्पष्ट किया, इसलिए ग्रेशम के नाम पर, ग्रेशम के नाम के आधार पर, ग्रेशम के कथन के आधार पे ग्रेशम्स लॉ इसको कहा गया। सर टॉमस ग्रेशम ने सिद्धांत को बताया, उन्होंने इस कारण को स्पष्ट किया, इसीलिए इनके आधार पे सिद्धांत को ग्रेशम्स लॉ माना गया या ग्रेशम्स लॉ की संज्ञा इसको दी गई। डेफिनेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो हमें इनका ये मानना था, टॉमस ग्रेशम का ये मानना था कि बुरी मुद्रा की जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देने की होती है। बुरी मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देने की होती है। अन्य बातों को अगर समान रखा जाए तो यदि एक देश के भीतर दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ प्रचलन में होती हैं तो हमेशा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है। चूँकि ग्रेशम ने इस नियम को स्पष्ट किया है इसलिए इनके नाम पे ग्रेशम्स लॉ रखा गया है, ग्रेशम्स लॉ जाना गया। अब ग्रेशम्स लॉ ये हुआ। ग्रेशम्स लॉ क्या सरकमटेंसेस थे कि ग्रेशम्स लॉ कहाँ पे लागू होगा। ग्रेशम लॉ के या ग्रेशम के नियम के लागू होने की दशाएं क्या क्या हैं। सर्कमटेंसेस अंडर विच द लॉ ऑपरेट्स। सर्कमटेंसेस अंडर विच द लॉ ऑपरेट्स। ग्रेशम के नियम के लागू होने की दशाएं क्या क्या रहीं, क्या क्या कंडीशंस रहे, क्या क्या सर्कमटेंसेस आई जहाँ पे ग्रेशम के नियम को लागू करना पड़ा। पहली बात तो मुद्रा का संग्रह। जब अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में होंगी तो लोगों की जो संग्रह करने की टेंडेंसी है, जो उनकी संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है, लोग उस प्रवृत्ति के कारण अच्छी मुद्रा को संग्रहित करके रखने लगेंगे, उसको बचा करके शेप करके रखने लगेंगे और बुरी मुद्रा को प्रचलन में ले आएंगे। पहला कंडीशन तो ये था कि ग्रेशम के नियम को लागू करना आवश्यक हुआ। दूसरी बात कि मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का पिघलाना। जब अर्थव्यवस्था में धात्विक सिक्के केवल रहेंगे तो धात्विक सिक्के में कुछ तो नए सिक्के होंगे, कुछ पुराने सिक्के होंगे। धात्विक सिक्कों को जब नए सिक्कों को पिघलाया जाएगा तो उसकी वैल्यू बहुत अधिक मिलेगी, लेकिन जब पुराने सिक्कों को पिघलाया जाएगा चूँकि वो घिस जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो सिक्कों को पिघलाने के उद्देश्य से भी लोग नए सिक्कों को सेविंग करके रखने लगे और पुराने सिक्कों को प्रचलन में लाने लगे। विदेशी भुगतान हेतु सिक्कों का निर्यात। दूसरे देशों को जो पेमेंट किया जाता है, जो भुगतान विदेशों के साथ किया जाता है, तो हमेशा नए सिक्कों का भुगतान किया जाता है, पुराने सिक्कों का भुगतान नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में भी ग्रेशम का नियम लागू होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे दो सिक्कों की बातें हम कर रहे हैं, एक तो नए सिक्कों की बात कर रहे हैं, दूसरे पुराने सिक्कों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो धात्विक सिक्के, नए सिक्कों का तात्पर्य हमारे धात्विक सिक्के से है। धात्विक सिक्के की वैल्यू जो होती है, अंकित मूल्य से उसका तात्पर्य नहीं, उसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसलिए धात्विक सिक्कों को विदेशी भुगतान के लिए रखा जाता है, भेजा जाता है। और जो आपके धात्विक सिक्के, जो सांकेतिक सिक्के उसमें बचे, उन सिक्कों को अपने देश में प्रचलन में रखा जाता है। तो विदेशी भुगतान हेतु सिक्कों का निर्यात करने के लिए भी अगर ऐसा कंडीशन होता है, ये दशाएं आ जाती हैं, तो ग्रेशम का नियम लागू होता है। ग्रेशम के नियम के लागू होने की क्या क्या दशाएं? एक तो मुद्रा का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मनी। दूसरा सिक्कों का पिघलाना, मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। तीसरा एक्सपोर्ट ऑफ कॉइन्स फॉर फॉरेन पेमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ कॉइन्स फॉर फॉरेन पेमेंट। विदेशी भुगतान हेतु सिक्कों का निर्यात, विदेशी भुगतान हेतु सिक्कों का निर्यात। ग्रेशम के नियम की जो लागू होने की दशाएं हैं, मुद्रा का संग्रह, मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, एक्सपोर्ट ऑफ कॉइन्स फॉर फॉरेन पेमेंट। मुद्रा का संग्रह, सिक्कों का पिघलाना, विदेशी भुगतान हेतु सिक्कों का निर्यात। ये था आपका ग्रेशम के नियम के लागू होने की दशाएं क्या हैं, क्या कंडीशंस है, क्या सर्कमटेंसेस है
कि ग्रेशम का नियम लागू होता है। अब स्कोप क्या है ग्रेशम्स लॉ के? ग्रेशम्स लॉ के क्या स्कोप हैं? ग्रेशम के नियम की अगर हम क्रियाशीलता की बात करते हैं, स्कोप ऑफ द ग्रेशम्स लॉ, अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अंडर मोनोमेटलिज्म में बात करेंगे। एक धातुमान के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। अंडर मोनोमेटलिज्म का क्या मतलब है? जब एक ही धातु के सिक्के अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होते हैं। जब एक धातु के सिक्के अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होते हैं, चाहे स्वर्ण के सिक्के चाहे चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के या रजत के सिक्के जब अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होते हैं, इन सिक्कों में भी कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं। मान लीजिए हम स्वर्ण के सिक्कों की केवल बात कर रहे हैं। एक साथ अर्थव्यवस्था में जब एक धातु के सिक्के होते हैं, या तो स्वर्णमान हो या तो रजतमान। स्वर्णमान क्या है? जब एक साथ अर्थव्यवस्था में केवल सोने के सिक्के, स्वर्ण की धातुओं के सिक्के होते हैं प्रचलन में, तो वह स्वर्णमान कहलाता है। तो स्वर्णमान मतलब एक धातुमान। अगर रजत धातु के सिक्के हैं तो रजतमान। तो जब केवल अर्थव्यवस्था में स्वर्ण के धातुओं के सिक्के विद्यमान होते हैं तो उसमें कुछ नए कुछ पुराने होंगे। तो हमेशा नए धात्विक सिक्कों को बचा के लोग रखना चाहेंगे और पुराने धात्विक सिक्कों को यूज में लाना चाहेंगे, चाहे ये स्वर्णमान की बातें हो चाहे रजतमान की बातें हुई। जब एक धातु के सिक्के अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होते हैं तो उसमें कुछ नए कुछ पुराने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ग्रेशम का नियम भी लागू होता है। द्विधातुमान की अगर हम बात करते हैं, जब अर्थव्यवस्था में स्वर्ण और रजत दोनों के धात्विक सिक्के अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं, चलन में होते हैं, तो स्वर्ण के धातुओं की कीमत ज़्यादा होती है, रजतमान के धातु कीमत अपेक्षाकृत सोने के धातुओं की कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा स्वर्ण के धातुओं के सिक्कों को बचा कर रखेंगे लोग और रजत के धातु के सिक्कों को यूज में ले आएंगे। यहाँ पे भी अच्छी बुरी मुद्रा हो गई। अब हम पत्र मुद्रा मान की बात करते हैं। पत्र मुद्रा मान में कुछ नोट नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। तो नए नोटों को लोग बचा के रखेंगे, पुराने नोटों को यूज में ले आएंगे। जब हम नेक्स्ट आपका है कागजी नोट एवं धात्विक सिक्कों के साथ साथ प्रचलन में जब होता है। कागजी नोट एवं धात्विक सिक्के जब एक साथ प्रचलन में होते हैं, अंडर पेपर मनी एंड मेटालिक मनी बोथ आर इन सर्कुलेशन। अंडर पेपर मनी एंड मेटालिक मनी बोथ आर इन सर्कुलेशन। कागजी नोट और धात्विक सिक्के जब एक साथ प्रचलन में होते हैं तो हमेशा धात्विक सिक्कों को लोग बचा के रखना चाहेंगे, कागजी नोट को प्रयोग में ले आएंगे। क्यों? धात्विक सिक्के ज़्यादातर, हम प्रतीक सिक्के की बात नहीं कर रहे, धात्विक सिक्के इन सेंस के रजतमान और स्वर्णमान की बातें हो रही हैं। तो इसमें प्रतीक सिक्कों में क्या क्या आपका है? गिलट के सिक्के जो वर्तमान समय में यूज में लिए जा रहे हैं। तो जब कागजी नोट और धात्विक सिक्के एक साथ प्रचलन में होते हैं, धात्विक सिक्कों का तात्पर्य हमारा रजत धातुमान और स्वर्ण धातुमान से हमारा मतलब है, या रजतमान या स्वर्णमान से मतलब है। तो कागजी नोट और धात्विक सिक्कों को जब एक साथ प्रचलन में रखा जाता है तो ऐसे कंडीशन में धात्विक सिक्कों को लोग बचा के रखना चाहेंगे और कागजी नोटों को यूज में ले आएंगे। तो धात्विक सिक्कों का कुछ न कुछ वास्तविक वैल्यू होता है, जबकि कागजी नोटों का यथार्थ मूल्य शून्य के बराबर होता है। इसलिए कागजी नोट धात्विक सिक्कों को हमेशा प्रचलन के बाहर कर देते हैं। अर्थात कि कागजी नोट आपकी बुरी मुद्रा हो जाएगी और धात्विक सिक्के आपकी अच्छी मुद्रा हो जाएंगे। तो आपके बेटा कारण क्या क्या स्कोप रहे? एक तो अंडर मोनोमेटलिज्म, दूसरा अंडर बाईमेटलिज्म, अंडर पेपर स्टैंडर्ड एंड अंडर पेपर मनी एंड मेटेलिक मनी बोथ आर इन सर्कुलेशन। ये 4 क्षेत्र आपके हैं जब ग्रेशम के नियम को लागू होता है, जहाँ पे हम ग्रेशम के नियम को लागू करते हैं। दैट्स ऑल, योर क्लास इज ओवर।